चलो, तो अभी हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 5 मार्क्स का ऑलमोस्ट ये एएस रहता है और मोर और लेस कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक, तो क्विकली रिवाइज कराऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ टर्म्स को और इसको समझेंगे। इसका नाम क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, असेट्स की इम्पेयरमेंट, यानी कि इसमें हमें एक टर्म समझनी होगी, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना होगा इसके अंदर। और इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? इम्पेयरमेंट लॉस कब निकलता है? जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट, एक टर्म आएगी रिकवरेबल अमाउंट, जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए किससे? कैरिंग अमाउंट से। जब आपका आपके एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए कैरिंग अमाउंट से, तो उसको जो डिफरेंस रहेगा वो आपका क्या होगा? इंपेयरमेंट लॉस रहेगा। ठीक, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा वो भी हम देखेंगे। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? जो आपकी बुक वैल्यू होती है, आपकी बैलेंस शीट में एसेट की जो वैल्यू आ रही होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? कैरिंग अमाउंट कहलाएगी। ठीक है ना, ये रिवीजन की तरह चलाऊंगा, थोड़ा सा स्पीड में भी रहेगा और ज्यादा टर्म्स के डीप में नहीं जाएंगे, तो समझते रहना, जहां डाउट होगा पूछ लेना। क्या बोला मैंने? इंपेयरमेंट लॉस कब आएगा? जब आपका रिकवरेबल अमाउंट कम होगा किससे? कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट मतलब क्या हुआ? जो आपकी बुक वैल्यू है, बुक्स में जो आपकी वैल्यू दिख रही है वो आपकी क्या कहलाएगी? कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दो चीजों का यूज करेंगे। कौन कौन सी दो चीजें? एक होती है नेट सेलिंग प्राइस और एक होता है हमारा वैल्यू इन यूज। ठीक है ना, एक रहेगा नेट सेलिंग प्राइस, एक होगा वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर। दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिकवरेबल अमाउंट कहलाएगा। जैसे मान लो अगर नेट सेलिंग प्राइस 1 लाख रुपए है और वैल्यू इन यूज 98,000 है, तो दोनों में से हायर है 1 लाख रुपए, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो ये हमारा हो जाएगा रिकवरेबल अमाउंट। और कैरिंग अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में होगा, या फिर हम डेप्रीशिएशन लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, तो उससे हमारा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, रिकवरेबल अमाउंट मिल गया। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इंपेयरमेंट लॉस। सर अगर क्वेश्चन में नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज ये दोनों भी गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? तो इन दोनों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अगर मैं बात करूं नेट सेलिंग प्राइस की, अगर मैं बात करूं नेट सेलिंग प्राइस की, तो इसका ये क्या कैसे निकलेगा? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। यानी कि जो भी उस एसेट का सेलिंग प्राइस आपको लगता है उसमें से माइनस कर देना, कि उसको बेचने के लिए जो जो भी आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी वो कॉस्ट आप उसमें से क्या कर देना? माइनस कर देना। वो आपका क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। वो आपका रहेगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जिसको हम बोलेंगे नेट सेलिंग प्राइस। ठीक, और वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगा? आपको उस एसेट से होने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स बताए होंगे, फ्यूचर कैश इनफ्लोज बताए होंगे, कि उस एसेट से आपको कितना कैश इनफ्लो आएगा। हमें क्या लेना है? कैश इनफ्लो लेना है, प्रॉफिट नहीं लेना। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमें उससे कैश इनफ्लो कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उस फ्यूचर कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकाल लोगे वो आपकी बन जाएगी वैल्यू इन यूज। तो दो टर्म्स हो गई, नेट सेलिंग प्राइस, ये कैसे निकला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। और वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगा? जो भी फ्यूचर कैश इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू इन यूज आ जाएगा। इसकी जनरल एंट्री क्या रहेगी? जनरल एंट्री आएगी इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जो भी आपका एसेट है, जैसे मान लो मशीनरी वगैरह, जो भी एसेट रहेगा वो आ जाएगा। और फिर इस इंपेयरमेंट लॉस को P&L से राइट ऑफ कर देना, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट। ठीक है ना, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट। क्विकली एक एग्जांपल ले लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल। क्या कहता है? अगर मान लो कैरिंग अमाउंट है 2.5 लाख रुपए की, नेट सेलिंग प्राइस है लेट से 1,70,000 रुपए का, और वैल्यू इन यूज है लेट से 1,92,000 का। ये हमारी क्या है? वैल्यू इन यूज। हमें क्या लेना है? अब सबसे पहले हमें चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? इन दोनों का हायर लेना होगा। इन दोनों का क्या करना होगा? हायर। इन दोनों का हायर कैसे लेंगे? 1,92,000 हायर हो गया। अब कैरिंग अमाउंट है 2,50,000, रिकवरेबल अमाउंट है 1,92,000, तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 58,000। तो 58,000 का डिफरेंस आ जाएगा, तो हमारा इंपेयरमेंट लॉस हो गया कितने का? 58,000 का।
58,000 का हमारा क्या हो गया, इंपेयरमेंट लॉस। तो अब हम इसकी एंट्री पास कर देंगे, इंपेयरमेंट लॉस टू असेट 58,000 और 58,000, और फिर पी एंड एल टू इंपेयरमेंट लॉस कर देंगे, पी एंड एल टू इंपेयरमेंट लॉस 58,000 58,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, एंट्री पास हो गई इंपेयरमेंट लॉस को लेके, ठीक। इसके अलावा अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स का। गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स की बात करें, या उससे पहले ना एक और पॉइंट देख लेते हैं जिसका नाम है कैश जनरेटिंग यूनिट्स। एक आता है कैश जनरेटिंग यूनिट, सीजीयू। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है, बेसिकली एक ना ग्रुप बना देते हैं हम एसेट्स का, जो इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड एसेट्स है ना, उनका एक ग्रुप बना देना, वो हमारा क्या कहलाता है, कैश जनरेटिंग यूनिट। एक यूनिट बना दी यानी कि एक ग्रुप बना दिया आपने, ठीक। तो वो एक ग्रुप रहेगा। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी दो चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, फैन, ये सारे क्या है, ये सब प्लास्टिक से बनने वाली चीजें हैं, तो हमने इन सबको एक ग्रुप में डाल दिया। और उसी ग्रुप का कैरिंग अमाउंट तो हमारे पास अलग अलग रहेगा, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट पूरे ग्रुप का सिर्फ एक ही होगा। तो उस केस में हम कैसे एलोकेशन करेंगे उस रिकवरेबल अमाउंट को, वो हमें यहां पर इस टॉपिक में सीखना रहता है। तो यहां हम बात करते हैं किसकी, सीजीयू की, कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया जहां पर आपने इंटर रिलेटेड एसेट्स को डाल दिया जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे टेबल चेयर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपने एक ही ग्रुप में डाल दिया, रिकवरेबल अमाउंट आपको दोनों का सेम साथ में मिलेगा, ठीक है ना, इकट्ठा दिया होगा। तो उस केस में कैसे करेंगे, तो उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। मान लो एक क्या क्या असेट्स हैं सीजीयू में, असेट्स ऑन सीजीयू। सीजीयू में मान लो दो एसेट्स हैं, एक है ए एक है बी। दो एसेट्स हैं, एक ए एक बी। एसेट ए की कैरिंग अमाउंट, एसेट्स ए की कैरिंग अमाउंट जो है वो लेट से कितनी है, ये हमारी हो गई लेट से 25 लाख रुपए। और एसेट बी की जो कैरिंग अमाउंट है वो लेट से कितनी है, 2.5 लाख रुपए। वो कितनी हो गई, 2.5 लाख रुपए, ठीक। और रिकवरेबल अमाउंट, जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कितनी है, बट ये रिकवरेबल अमाउंट जो है ना, ये पूरी सीजीयू की है, कैश जनरेटिंग यूनिट की है, ये एक एसेट की नहीं है, ठीक। ये दोनों की मिला के है। ये दोनों की मिला के कितनी है, लेट से 23 लाख है। ये कितनी है दोनों की मिला के, 23 लाख। तो अगर दोनों की मिला के 23 लाख है, तो अब हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसमें इंपेयरमेंट लॉस, किसका, सीजीयू का और इंडिविजुअल एसेट्स का। सीजीयू का निकालना तो आसान हो जाएगा। सीजीयू का तो हमें पता चल जाएगा कि देखो दोनों की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 27,50,000, और यहां पर रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 23 लाख। तो सीधा सीधा माइनस करके क्या आ जाएगा, सीजीयू का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। तो सीजीयू का निकालना तो सिंपल है, लेकिन जब इंडिविजुअल एसेट्स की निकालने की बारी आएगी तब आप कैसे निकालोगे, वो हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। वो हमारे लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखो पहले दोनों का दिखा देता हूं। पहले हम सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस निकालेंगे। तो सीजीयू का निकालने के लिए कैरिंग अमाउंट किसका, ए का और बी का, ये हो गया 25 लाख, ये हो गया 2.5 लाख, टोटल हो गया 27.5 लाख। इसमें से रिकवरेबल अमाउंट हटा दो, कितना, 23 लाख। तो इंपेयरमेंट लॉस किसका, सीजीयू का, कितना आ गया, 4.5 लाख। कितने का आ गया, 4.5 लाख का। 4.5 लाख का हमारा क्या आ गया, इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है ना। तो लेकिन ये किसका आ गया, सीजीयू का। अब जब हम असेट्स की बात करेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे। मान लो दो असेट्स हैं, एक असेट है ए, एक असेट है बी। दोनों की कैरिंग अमाउंट कितनी कितनी है, इसकी है 25 लाख और इसकी है 2.5 लाख, 25 लाख और 2.5 लाख। तो इन दोनों में रेशियो कैसा बना, इन दोनों का रेशियो हुआ 10 और 1, इसका क्योंकि इसका 10 टाइम्स है, ठीक, 10:1 हो गया रेशियो। तो अब टोटल जो लॉस हुआ है आपका 4.5 लाख रुपए का, इसी 4.5 लाख के लॉस को आप किस में बांट दोगे, 10:1 की रेशियो में बांट देना। तो 4.5 लाख के लॉस को हम बांटते हैं अगर 10:1 की रेशियो में, तो ये आ रहा है 409090, और दूसरे का कितने बचेगा फिर 40910, 40910। तो ये हमारे दोनों का क्या आ गया, लॉस आ गया। ये हमारा क्या आया, लॉस। तो ये हो गया इंपेयरमेंट लॉस। तो बाकी बचा हुआ बैलेंस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा। अब 25 लाख का एसेट था, 25 लाख में से इतने का लॉस डाल दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा, तो 25 लाख माइनस 409090, तो ये बचा 20,90,910।
और 2.5 लाख माइनस 40,910, तो ये बचा 209090। तो ये हमारी क्या हो गई दोनों की कैरिंग अमाउंट। अब ये कैरिंग अमाउंट किसके मैच करेगी, 23 लाख के। इन दोनों का टोटल करोगे ना तो आपका 23 लाख ही आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड रिकवरेबल अमाउंट पे ही हमने इसको ले आए हैं, हमने डिफरेंस को लॉस दिखा दिया, तो दोनों का ऐड करके कितना आना चाहिए, 23 लाख आना चाहिए, 23 लाख आना जरूरी है। तो ये आ रहा है हमारा 23 लाख, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम सीजीयू का कैलकुलेशन करेंगे। अगर सीजीयू दिया हुआ है तो उस केस में हमारा इस तरीके से होगा, ठीक। अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है गुडविल और एक आएगा कॉर्पोरेट एसेट्स। अभी हम बात करते हैं किसकी, गुडविल की। एक अभी हम पहले बात करेंगे किसकी, गुडविल की। गुडविल की बात करें तो गुडविल के केस में ना दो केसेस माने जाते हैं गुडविल में। एक होती है गुडविल एलोकेबल, एक होगी गुडविल क्या, एलोकेबल, और एक होगी गुडविल अनएलोकेबल। मतलब आप गुडविल को रिलेटेड एसेट्स पे एलोकेट कर सकते हो या आप गुडविल को रिलेटेड एसेट्स पे एलोकेट नहीं कर सकते। तो अगर एलोकेबल है तो उसमें एक अप्रोच लगती है जिसका नाम होता है बॉटम अप अप्रोच। जो अप्रोच लगेगी उसका नाम क्या होगा, बॉटम अप्रोच। और अगर अनएलोकेबल है तो उसमें क्या होगा, पहले हम सेम बॉटम अप लगाएंगे, बॉटम अप अप्रोच, फिर उसके बाद टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। तो दो अप्रोच लगाएंगे, फिर पहले बॉटम अप फिर टॉप डाउन। अगर एलोकेबल है तो सिर्फ बॉटम अप, और अगर अनएलोकेबल है तो पहले बॉटम अप फिर टॉप डाउन, ठीक। तो ये दोनों लगेगी। सर दोनों में है क्या, अगर पहली चीज तो ये मानना कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि गुडविल एलोकेबल है या अनएलोकेबल है तो हम गुडविल को एलोकेबल मानेंगे, फिर गुडविल को क्या मानेंगे, एलोकेबल मानेंगे, ठीक। चलो एक एक करके अपन एग्जांपल लेते हैं कि कैसे चलेगा अगर एलोकेबल है, और अगर अनएलोकेबल है तो कैसे चलेगा। तो बॉटम अप्रोच भी समझ जाएंगे इसमें हम, ठीक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेज किया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेज किया, कितने में किया, लेट से परचेज कंसिडरेशन जो है, लेट से हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना है, 48 लाख। परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है कितने का, 48 लाख का। 48 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, और जो असेट्स आपने खरीदे ना उस 48 लाख में, वो असेट्स क्या क्या थे, एक एसेट था A1, एक एसेट था A2, एक एसेट था A1, एक एसेट था A2, और A1 एसेट जो है वो कितने का है, A1 एसेट है 30 लाख रुपए का, और A2 एसेट जो है वो कितने का है, वो 10 लाख रुपए का। A2 एसेट कितने का है, 10 लाख रुपए का, ठीक। तो ये दोनों दो एसेट्स खरीदे हमने, ठीक। अब कितने साल बाद ये हमने बिजनेस एक्वायर किया, बिजनेस एक्वायर करके कितने साल हो चुके, 3 साल हो चुके। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल हो गए बिजनेस एक्वायर किए हुए, मैंने बिजनेस खरीदा, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। 3 साल बाद मैंने इंपेयरमेंट चेक किया कि क्या इंपेयरमेंट होना है, तो हमने चेक किया तो उस डेट पे हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो कितना है। गुडविल का कैरिंग अमाउंट जो है, गुडविल का कैरिंग अमाउंट तुम ले लो 3,20,000। गुडविल का कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 3,20,000, ठीक। एसेट A1 जो है, A1 का कैरिंग अमाउंट कितना है, ऊपर का कैरिंग अमाउंट कितना था, 30 लाख था ना, हाँ। तो एसेट जो A1 है उसका कैरिंग अमाउंट किसी वजह से बढ़ गया, कुछ अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया होगा हमने, तो उसका कैरिंग अमाउंट कितना चला गया, 56 लाख हो गया। और A2 जो सेकंड एसेट है उसका जो कैरिंग अमाउंट है वो भी बढ़ गया, वो कितने का हो गया, 14 लाख का हो गया। दोनों का कुछ अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ होगा जिसकी वजह से दोनों का हमारा क्या हो गया, कैरिंग अमाउंट बढ़ गया, ठीक है ना। दोनों का कैरिंग अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इन दोनों का, इन सबका रिकवरेबल अमाउंट भी दिया होगा। रिकवरेबल अमाउंट की बात करें तो A1 का रिकवरेबल अमाउंट कितना है, A1 का रिकवरेबल अमाउंट मान लो 54 लाख, और A2 का रिकवरेबल अमाउंट ये मान लो 13 लाख। A2 का रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया, 13 लाख। अब हमें क्या करना है, इंपेयरमेंट लॉस निकालना है एक्स का, सॉरी A1 का, A2 का, गुडविल का, ठीक है ना। और गुडविल को हमने क्या माना है, एलोकेबल। गुडविल को हमने क्या माना है, एलोकेबल माना है, ठीक है ना। गुडविल को हमने क्या माना, एलोकेबल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गुडविल को नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे। गुडविल को नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे मतलब जब हमने एसेट एक्वायर किए थे तो गुडविल बनी कितने की होगी। तो समझना, सॉल्यूशन की बात करें
तो सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? गुडविल की कैलकुलेशन देखो, सबसे पहले हमने कंपनी एक्वायर कितने में करी थी? 48 लाख में। कंपनी को एक्वायर किया कितने में? 48 लाख रुपए में, ठीक है ना। 48 लाख का कंपनी को एक्वायर किया, उसके बदले में हमने एसेट कितने के लिए? एसेट लिए 30 लाख का एक और 10 लाख का एक, यानी कि 40 लाख का। तो 40 लाख के एसेट लिए, तो हमारी गुडविल बनती कितनी है? 8 लाख। गुडविल कितने की बनती है? 8 लाख की। गुडविल 8 लाख रुपए की बनती है। और मान लो ये जो हमारे गुडविल थी, गुडविल की वैल्यू कितने साल की है? 5 साल की। गुडविल की वैल्यू कितने साल की थी? 5 साल की। तो आज गुडविल का कैरिंग अमाउंट क्या होना चाहिए था? कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल कितनी होनी चाहिए थी? कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल 8 लाख डिवाइड बाय 5 साल। 3 साल बीत गए, तो अब 2 साल की बची सिर्फ गुडविल। 3 साल की तो खत्म हो गई, तो 2 साल की कितनी बची? 8 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 3,20,000 रुपए। 3,20,000 की गुडविल बची, और हमारे पास यहां पर कैरिंग अमाउंट दिखा भी कितना रखा है? 3,20,000 ही दिखा रखा है। कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल कितना रखा है? 3,20,000 ही दिखाया हुआ है, और हमारा होना भी कितना चाहिए? 3,20,000 ही होना चाहिए था। बात समझ आ रही है यहां तक? क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कैसे बांटेंगे? तो अब देखो, दो एसेट है हमारे पास, एक है A1, एक है A2, और एक ले लो टोटल। ये होती है बॉटम अप अप्रोच जो हम अब फॉलो करने जा रहे हैं। इसको हम बोलेंगे बॉटम अप अप्रोच। ये हमारी क्या रहेगी? बॉटम अप अप्रोच रहेगी, जो अब हम फॉलो करने जाएंगे। तो सबसे पहले इनकी क्या ले लो? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट जो अभी है, प्रेजेंट कैरिंग अमाउंट कितनी कितनी थी? 56 लाख और 14 लाख। तो इसकी है 56 लाख और इसकी है 14 लाख, यानी कि ये हो गया 70 लाख। ये कितना हो गया? 70 लाख, ठीक है ना। और अब क्योंकि गुडविल क्या है? एलोकेबल है। गुडविल अगर एलोकेबल है, तो जो गुडविल का अमाउंट है, ये भी हम क्या कर देंगे? इन दोनों एसेट्स में एलोकेट कर देंगे। गुडविल को एलोकेट कर दो, गुडविल एलोकेशन। इन दोनों के अंदर गुडविल को एलोकेट कर दो। कितने की गुडविल है? 3,20,000 की गुडविल है। एलोकेट कर दो इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशो में, तो 4:1 की रेशो बन रही है। 4:1 की रेशो में 3,20,000 को बांट देंगे। 3,20,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, तो ये हो गया 2,56,000। अच्छा, यहां पर एक चेंज करना, ये जो हम गुडविल को बांटेंगे ना, ये जो हम गुडविल को बांटते हैं, ये ओरिजिनल जो हमने जिस डेट पे हमने एसेट्स एक्वायर किए थे ना, उस डेट के कैरिंग अमाउंट में बांटी जाती है। बस ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें यहां पर। तो ये जो 30 लाख और 10 लाख की वैल्यू थी ना एसेट्स की, इसकी रेशो में बटेगी, ना कि आज की कैरिंग अमाउंट की रेशो में। क्योंकि हमारी गुडविल कब आई थी? एसेट्स एक्वायर करने के टाइम पे आई थी। तो हमने एसेट्स एक्वायर किए थे 30 लाख और 10 लाख के, तो 3:1 में बटेगी, 4:1 में नहीं। तो 3,20,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो ये हो गया 2,40,000 और 80,000। 2,40,000 और 80,000, ठीक। तो ये हो जाएगी, दोनों का टोटल कितना आया? 58,40,000, और इसका कितना हो गया? 14,80,000। टोटल हो गया 73,20,000। 73,20,000 डन, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब दोनों का रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। रिकवरेबल अमाउंट कितना कितना था? 54 लाख और 13 लाख। तो इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना हुआ? 54 लाख। इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना हुआ? 13 लाख। तो टोटल रिकवरेबल अमाउंट हो गया 67 लाख। 67 लाख। तो दोनों को माइनस किया, तो ये हो गया 4,40,000 का इंपेयरमेंट लॉस, और ये वाला कितने का हो गया? 1,80,000 का इंपेयरमेंट लॉस। तो टोटल आ गया 6,20,000। टोटल कितना आ गया? 6,20,000। ये हमारा क्या आ गया? इंपेयरमेंट लॉस। अब जो इंपेयरमेंट लॉस आया ना, इसमें से पहले गुडविल से राइट ऑफ करना। गुडविल कितने की थी? 2,40,000 की, सेम अमाउंट। बाकी जो बचा वो A1 से जाएगा, 4,40,000 माइनस 2,40,000, तो ये आ गया 2 लाख रुपए। सेम ऐसे ही इसमें भी पहले गुडविल से जाएगा 80,000 का, और फिर किस में जाएगा? फिर हमारा A2 में जाएगा, कितने का बचा हुआ? 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? दोनों का एलोकेशन हो गया। इस तरीके से हमारा इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट किया जाता है। इस तरीके से हमारा इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट किया जाएगा। तो अब अगर हमें बैलेंस मतलब हमारा कैरिंग अमाउंट निकालना है,
अगर हमें रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालना है तो कैरिंग अमाउंट कितना होगा? गुडविल का तो 0 हो गया क्योंकि गुडविल थी कितने की? 3,20,000 की, उसमें से 2,40,000 का ये इंपेयरमेंट हो गया, 80,000 का ये इंपेयरमेंट हो गया, तो गुडविल तो हो गई 0 की। ए वन कितने का था? 56 लाख का। ए वन कितने का था? 56 लाख का। ए वन था 56 का और ए टू था 14 लाख का। ए वन था 56 लाख और ए टू था 14 लाख। माइनस ए1 में से 2 लाख माइनस कर देंगे और ए2 में से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 54 लाख और ये हो गया 13 लाख। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया? दोनों के दोनों माइनस कर दिए हमने, दोनों के दोनों माइनस होकर हमारी रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गई। ये हमारा क्या हुआ? रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालने का तरीका। इस तरीके से निकल गया रिवाइज कैरिंग अमाउंट। ठीक, देन क्लियर है? चलो, अब ये वाला केस क्या था? जब हमारी गुडविल एलोकेबल है। ये केस क्या था? जब हमारी गुडविल एलोकेबल है। लेकिन अगर गुडविल अनएलोकेबल हो, अगर हमारी गुडविल अनएलोकेबल हो तो क्या होगा? अगर गुडविल अनएलोकेबल होगी तो कैसे होगा? तो उस केस में हम पहले बॉटम अप अप्रोच लगाएंगे, फिर उसके बाद टॉप डाउन अप्रोच लगाएंगे, दोनों अप्रोच यूज करेंगे। तो एग्जांपल से इसे भी समझते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। देखो, इसमें जो हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा, परचेज कंसिडरेशन कितना होगा? 12 लाख, मान लो 12 लाख रुपए है परचेज कंसिडरेशन, 12 लाख का हो गया परचेज कंसिडरेशन। असेट्स क्या क्या खरीदे इन्होंने? असेट्स एक्वायर वही सेम ए1 ए2। ए1 मान लो 4.5 लाख रुपए का, ए2 मान लो 3.5 लाख रुपए का। एक मान लो ए1 4.5 लाख रुपए का, एक मान लो ए2 3.5 लाख रुपए का। फिर उसके बाद अब कितने साल हो गए? लेट से 2 साल हो चुके हमें। आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद गुडविल की कैरिंग अमाउंट कितनी है? कैरिंग अमाउंट गुडविल की कितनी है? लेट से 2,40,000। ए1 की कितनी है? 4,70,000। ए2 की कितनी है? 3,80,000। ये हमारी क्या है? सबकी कैरिंग अमाउंट है। ये हमारी क्या है? सबकी कैरिंग अमाउंट। ठीक है ना? तो ये हमारी क्या हो गई? सबकी कैरिंग अमाउंट हो गई गुडविल के साथ, गुडविल की और बाकी दोनों की। ठीक, तो ये हो गया। फिर उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। रिकवरेबल अमाउंट मान लो कितना कितना है? ये किस किस का दिया हुआ है? ए1 का, ए2 का, ए1 का और ए2 का, और पूरी कंपनी का भी दिया हुआ है। पूरी किसकी दिया हुआ है? कंपनी का भी दिया हुआ है, मिला के टोटल में, इन टोटल भी दिया हुआ है। तो कितना कितना है? लेट से ए1 का है 4,30,000 और ये 380 की है, तो इसको मान लो 3,70,000। 4 3 7 8 लाख हो गया। तो कंपनी का दिया हुआ है 9 लाख। कंपनी का कितना हो गया? 9 लाख। तो ये कंपनी के क्या दिए हुए हैं? ये सबके रिकवरेबल अमाउंट दिए हुए हैं। ये क्या दिए हुए हैं? रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है ना? अब कैसे निकालेंगे इसमें इंपेयरमेंट लॉस? इसमें पहले क्या करेंगे? बॉटम डाउन अप्रोच, फिर क्या करेंगे? टॉप बॉटम अप्रोच। पहले क्या करेंगे? बॉटम डाउन, फिर क्या करेंगे? टॉप बॉटम। तो देखो किस तरीके से होगा। एक लेंगे कॉलम ए1 का, एक हो गया ए1, एक हो गया ए2 और एक आएगा टोटल। ठीक, ये 3 होंगे। सबसे पहले इनकी कैरिंग अमाउंट ले लो। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 4,70,000 आई थिंक, 470 और 380। 4,70,000, 3,80,000। 470 और 380 कितना हुआ? 8,50,000। 8,50,000। ये हमारा क्या हो गया? कैरिंग अमाउंट। इसमें से माइनस करेंगे रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना कितना है? इसका था 4,30,000 और 3,70,000। इसका है 4,30,000 और ये है 3,70,000। तो टोटल हो गया 8 लाख। ये आ गया इंपेयरमेंट लॉस। ये हुआ 40,000 का, ये हुआ 10,000 का, तो टोटल इंपेयरमेंट लॉस आ गया 50,000 का। टोटल इंपेयरमेंट लॉस कितने का आ गया? 50,000 का। तो ये हमारी हो गई बॉटम डाउन अप्रोच, जहां पर हमने क्या किया? इंडिविजुअल असेट्स का इंपेयरमेंट कर दिया। इंडिविजुअल असेट्स का इंपेयरमेंट करने के बाद हमारे पास क्या रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बचा? 4,70,000 में से 40,000 का इंपेयरमेंट हो गया, यानी कि ए1 बचा 4,30,000 का और ए2 बचा 3,70,000 का, और टोटल अमाउंट हमारा हो गया 8 लाख। टोटल अमाउंट कितने का हो गया? 8 लाख का।
ये 8 लाख का तो हमारा क्या है, ये सिर्फ कैरिंग अमाउंट है दोनों असेट्स का, ये दोनों असेट्स का कैरिंग अमाउंट है। इसमें हम क्या करेंगे, गुडविल को भी प्लस करेंगे। गुडविल कितने की है, 2,40,000। गुडविल का कैरिंग अमाउंट कितना है, 2,40,000, तो वो 2,40,000 की गुडविल प्लस कर दो इसमें, क्योंकि वो कंपनी के टोटल में आएगा। तो टोटल कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितने का हुआ, 10,40,000। टोटल कैरिंग अमाउंट कितने का हो गया, 10,40,000। अब ये कंपनी का टोटल कैरिंग अमाउंट है, और कंपनी की रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 9 लाख रुपए। कंपनी की टोटल रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 9 लाख रुपए। तो यानी कि इंपेयरमेंट लॉस फॉर गुडविल कितने की आई, इंपेयरमेंट लॉस फॉर गुडविल आ गया 1,40,000। ये हमारा क्या हो गया, इंपेयरमेंट लॉस फॉर गुडविल। इसमें असेट्स का कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल 2,40,000 की गुडविल थी, उसमें से 1,40,000 का इंपेयरमेंट हो गया, तो हमारे पास गुडविल बच गई कितने की, 1 लाख रुपए की। तो गुडविल का बैलेंस बच गया 1 लाख, और एसेट्स का बैलेंस तो ये है ही 4,30,000 और 3,70,000 और 1 लाख। ये तीनों का कैरिंग अमाउंट अब तुम्हारी बैलेंस शीट में तुम्हें दिखेगा, ये तुम्हारी बैलेंस शीट में अब तुम्हें शो होता रहेगा। ठीक, एक हमारा सेम इसी तरीके से क्या चलता है, कॉर्पोरेट एसेट्स का केस चलता है। कॉर्पोरेट एसेट एग्जैक्टली सेम है जैसा हमारा गुडविल का चलता है, दो होंगे, एलोकेबल अनएलोकेबल। एलोकेबल के केस में वही बॉटम अप अप्रोच चलेगी, अनएलोकेबल के केस में हमारा बॉटम अप पहले लगेगा और उसके बाद क्या चलेगा, उसके बाद हमारा टॉप डाउन अप्रोच चलेगी। ठीक, तो ये था हमारा AS28, जिसमें मैंने मेन टॉपिक सारे कवर कराए एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। तो यही था हमारा AS28। चलो डन।